हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ्स की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए क्योंकि आज से हम प्रतियोगी परीक्षाओं को समर्पित अंकगणित की कक्षाओं का शुभारंभ करने चल रहे हैं। ये क्लासेस बिगिनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ऐसे बच्चे जो विगत वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक चीजें तो पहले से ही क्लियर होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, रूल्स वगैरह उनको ज्यादातर याद हो चुके रहते हैं या वे रूल्स का इंप्लीमेंट करके सवालों को हल करना जान चुके होते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो अभी हाल फिलहाल में ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फील्ड में उतरे हैं, उनके लिए सबसे पहले सवालों को समझना, नियमों को रख कर सवालों को हल करना, सूत्र द्वारा सवाल को हल करना, ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथ्स को समझने में, मैथ्स के डर को दूर करने में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना शुरू करते हैं और वो इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी माध्यम से पढ़े रहते हैं, तो उनके मन में एक शंका रहती है कि पता नहीं मुझको मैथ समझ में आएगी कि नहीं, मेरा 11th-12th में तो बायो था। ठीक, तो बेटा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जो भी आपके एक दिवसीय सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं होती हैं, उसमें अगर आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, क्लास 10th तक की मैथ भी तैयार है तो आप काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। थोड़े से इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आप ही को ध्यान में रखते हुए ऐसे मेरे साथी जिन्होंने हाल फिलहाल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है, करना चाह रहे हैं या करना प्रारंभ कर चुके हैं, उनके लिए मैथ्स के डाउट्स को थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हमारा बेसिक क्लियर होगा। हम बेसिक द्वारा सामान्य तरीके से, सामान्य जो भी चैप्टर से रिलेटेड सूत्र दिए गए हैं, उन सूत्रों के माध्यम से हम सवालों को हल करना सीखेंगे। उसके बाद से ट्रिक्स एंड टिप्स को लेके एक क्लास आपकी अलग से रहेगी। तो सबसे पहले हम आपके परीक्षाओं में जो भी, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवेज का हो, चाहे जिस भी परीक्षा का, जो भी मैथ्स का पूरा सिलेबस है वो हम पूरा कवर करेंगे। जितने भी आपके चैप्टर हैं, हम हर चैप्टर में जितने भी प्रकार के सवाल आते हैं उन सभी प्रकार के सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। और प्रयास, ज्यादातर मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम उनको सूत्र विधि से हल करें। अगर आपको नियमों का इंप्लीमेंट करके, अगर आपको उस चैप्टर से संबंधित फार्मूलाज का उपयोग करके सवाल लगाना आ गया, तो बाद में आप शॉर्टकट तरीके से और विभिन्न प्रकार के विधियों के माध्यम से उन सवालों को और कम समय में हल कर पाएंगे। तो पहले हम सवालों को लगाना सीखेंगे, उसके बाद हम ये प्रयास करेंगे कि उन सवालों को कम से कम कैसे लगाया जा सके, कैसे कम से कम समय में उनको हल किया जा सके। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि जैसे पिछली कई सारी क्लासेस को आपका प्यार मिला है, ये सीरीज, ये क्लासेस भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो ऐसे मेरे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के प्रयास में हैं या तैयारी करना प्रारंभ कर चुके हैं, उनके लिए ये मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आई होप कि आपको इसमें मजा आएगा। और एक सूचना यह भी है बेटा कि केवल मैथ्स की ही क्लासेस नहीं, मैं कुछ ही दिनों में रीजनिंग और इंग्लिश की भी क्लासेस कॉम्पिटिटिव स्टार्ट करने चल रहा हूं। ठीक, देखिए मेरा मानना यह है कि जो अनुभव मुझे व्यक्तिगत है, मैंने बहुत सारे जगहों पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां की। सफलता असफलता ये अलग चीजें हैं, लेकिन प्रयास बेहतर से बेहतर करने का मौका मिला और किया भी गया। ठीक, प्रयास अभी भी जारी है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे अनुभव हैं ये आपके काम में आए। ठीक, और रिसेंट पास्ट में जो भी पेपर वगैरह आए हैं उनमें कैसे सवालों को हल किया जाता है, जब आप बेसिक तरीके से सवालों को हल करना जानेंगे तो आप उनके शॉर्टकट तरीकों के द्वारा भी उनको हल करना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं और हर चैप्टर में जितने भी प्रकार के पॉसिबल सवाल आज तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, हम उन सभी पर चर्चा करेंगे। सो लेट्स द क्लास बिगिंस। चलिए हम आपके पहले चैप्टर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के हर परीक्षा के सिलेबस में है, संख्या पद्धति, उससे संबंधित सवालों पर चर्चा करेंगे। ठीक, और आज की क्लास को शुरू करेंगे। साथियों, संख्या पद्धति में आने वाले पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं, सम संख्याओं, विषम संख्याओं से संबंधित क्लास पहले ही मैं ले चुका हूं। वो क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप सबसे पहले उस क्लास को देखेंगे और आज हम संख्या पद्धति के कुछ विभिन्न प्रकार के सवालों को उनके
सूत्रों द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे। और ये वो सवाल हैं जो पिछले कई वर्षों में पेपर में पूछे भी गए हैं, और मैंने आपको पहले ही वादा किया कि किसी भी प्रकार के सवाल को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर एक चैप्टर है, उस चैप्टर से 13 से 14 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो हम उन 13-14 प्रकार के सवालों को 2-3 उदाहरणों द्वारा हल करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, प्राकृतिक, ठीक, भिन्न, ये सारी संख्याओं के चर्चा में हम पहले ही क्लास को ले चुके हैं। आज हम देखेंगे संख्या पद्धति में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के सवालों को, और उससे पहले हम कुछ 3-4 चीजों के बारे में और जानना चाहेंगे, और मैं बताना चाहूंगा कि ये चीजें महत्वपूर्ण हैं, इनसे आपको सवाल को बनाने में आसानी होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है बच्चा, वो है क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक किसे कहते हैं बेटा? क्रम से आने वाले जो पूर्णांक होते हैं उन्हें हम क्रमागत पूर्णांक के नाम से जानते हैं, जैसे 13, 14, 15 इत्यादि। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच का जो अंतर है बेटा, वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। हमेशा दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच का अंतर 1 होगा। ठीक, अगर मेरा एक क्रमागत पूर्णांक x है मान लीजिए, तो जो दूसरा होगा बेटा वो x+1 होगा, जो तीसरा होगा वो x+2 होगा, जो चौथा होगा x+3 होगा। ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ते जाएगी। तो क्रमागत पूर्णांक क्रम से आने वाले पूर्णांक है, जैसे 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, ऐसे इनके अंतर, इन दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच का अंतर हमेशा 1 होगा। तो अगर मैंने आपको एक क्रमागत संख्या 13 दिया है, 14 दिया है, 15 दिया है, सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए कह रहा हूं ये क्रमागत पूर्णांक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 15 के बाद जो अगला क्रम होगा वो 16 होगा, 16 के बाद का अगला क्रम होगा वो 17 होगा। क्यों? क्योंकि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच का अंतर 1 होता है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक, तो अगर मैंने कह दिया कि 5 है, अगला संख्या क्या होगा अगर ये क्रमागत पूर्णांक है? या मैंने आपको कहा कि 4 क्रमागत पूर्णांकों की सीरीज लिखिए जिसका पहला अंक 5 है, तो आपका दूसरा बेटा +1 करके 6 हो जाएगा, दूसरा +1 होकर 7 हो जाएगा, दूसरा +1 होकर 8 हो जाएगा। ठीक, तो क्रमागत पूर्णांकों के बीच का जो भी अंतर होता है वो 1 होता है। ये आपका पहला टॉपिक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। साथियों, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याएं का मतलब है बेटा क्रम से आने वाली सम संख्याएं। जैसे मैं बात करूं, जैसे 16, 18, 20। ठीक, सम संख्याएं क्या है? सम संख्याएं परिभाषा और उदाहरण आपको पिछली क्लास में दिए जा चुके हैं। ठीक, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं कि ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर जो होता है बेटा वो 2 होता है। ठीक, वो क्या करती हैं? खुद से कटती हैं, 1 से कटती हैं, इसके अलावा किसी और संख्या से भी कटती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जिनके बीच का अंतर बेटा क्या होता है? 2 होता है। तो दो क्रमागत संख्याओं के बीच के अंतर की मैं बात करूं तो इनमें 2 का डिफरेंस होगा। कैसे? जैसे 16 धन 2 18, 18 धन 2 20। तो अगर हमारी पहली क्रमागत सम संख्या x है, तो दूसरी मेरा x+2 हो जाएगी बेटा, फिर x+4, फिर x+6, ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ते जाएगी। अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है क्रमागत विषम संख्याएं। तो जैसे क्रमागत सम संख्याएं क्रम से आने वाली सम संख्याओं को कहते हैं, वैसे क्रमागत विषम संख्याएं क्रम से आने वाली विषम संख्याओं को कहते हैं, जैसे 17, 19, 21, 23। ठीक, अच्छा, दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का जो कम से कम अंतर होगा बेटा वो भी यहां पर क्या होगा? 2 होगा। अगर मेरी पहली क्रमागत संख्या विषम है और x है, तो दूसरी मेरी x+2 होगी, तीसरी x+4, चौथी x+6, ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। तो क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं, और पहली और दूसरी क्रमागत विषम संख्या के बीच का अंतर जो होता है वो क्या होता है? 2 होता है। तो हमने क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत सम संख्याओं और क्रमागत विषम संख्याओं पर चर्चा किया। पिछली क्लास में इन पे चर्चा नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा कि जरूरी है कि इनके बारे में भी आप जान लें। चलिए अब हम संख्या पद्धति में आने वाले विभिन्न प्रकार के सवालों पर चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो मेरा पहला टॉपिक है बेटा वो है प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। आज हम प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे, और उनमें से जो बेटा पहला प्रकार है वो है क्रमागत संख्या का योग ज्ञात करना। ठीक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 60 तक एक सीरीज दी गई है, 21, 22, 23, 24 से लेकर 75 तक एक सीरीज दी गई है। अगर ऐसी सीरीज कोई दी रहती है
और उनमें क्रमागत संख्याओं का योग बताते हैं कि बताइए 1 से लेकर 60 तक ऐसे एक सीरीज है, तो इन संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ लें, जोड़ने मतलब 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 कर लें, 60 तक जोड़े तो इनका टोटल योग कितना आएगा। तो देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 1 में 2 जोड़ के 3 फिर 3 6 फिर 4 10 5 15 6 21 7 28 ऐसे जोड़ते चलेंगे 60 तक, ठीक। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो हम आज के पहले सवाल पर चर्चा करें तो बेटा मुझे प्रथम पद दिया है, प्रथम पद पता है बेटा कितना है, 1 है। अंतिम पद भी मुझे पता है, पता ना होता तो फार्मूले द्वारा हल करते कि पदों की संख्या, प्रथम पद अंतिम पद इन सबसे संबंधित फार्मूला है, अभी आगे के सवालों में मिलेगा तो मैं आपको बताता हूं। ये प्रथम पद मुझे पता है, मुझे अंतिम पद पता है, मुझे केवल पदों का योग निकालना है, ठीक। तो चलिए हम जानते हैं कि अगर आपको सीरीज की शुरुआत का और लास्ट का दोनों टर्म पता हो और क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो क्रमागत संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है। जो हमारा योग का फार्मूला होगा बेटा वो होगा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे यन मतलब पदों की संख्या और बटे 2। चलिए योग के इस फार्मूले द्वारा हम इस सवाल को हल करते हैं। तो अंतिम संख्या हमारी 60 है बेटा, प्रथम संख्या 1 है, गुणे में पदों की संख्या मैंने भी आपको बताया 1 से शुरू और 60 पे खत्म, तो कुल 60 पद हैं और बटे में 2। 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61 गुणे 60 बटे 2, 2 से काट दीजिए 30 आ जाएगा, ठीक। 0 3 1 के 3 और 3 6 18, 1830 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो करना क्या है, अगर क्रमागत संख्याओं का योग पूछ रहा है और प्रथम पद अंतिम पद आपको पता है तो योग बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद गुणे n बटे 2। अब आप अंतिम पद कहिए अंतिम संख्या कहिए, संख्या पद एक ही मतलब होता है, ठीक। अंतिम संख्या जो मेरी थी वो 60 थी, प्रथम संख्या जो हमारी थी वो 1 थी, मैंने दोनों को जोड़ा, गुणे कुल पद जो की संख्या जो है n वो भी 60 है, 1 से शुरू होकर 60 तक जा रहा है तो 60 ही है, ठीक, और बटे 2। तो इस विधि द्वारा हम इन तरीके के सवालों को जिनमें 1 से सीरीज शुरू हो रही है उनको हल कर सकते हैं। चलिए हम सवाल नंबर 2 पे चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं सवाल नंबर 2 पे चर्चा करूं बेटा तो जो कि क्या है, सीरीज 21 22 23 24 से लेके 75 तक। अब देखिए यहां तो 1 से शुरू हुआ था तो जहां पे खत्म हुआ था वहां तक मैंने कुल पद निकाल लिए कि 60 है। यहां सीरीज 21 से शुरू हो रही है और 75 पे खत्म हो रही है, तो मुझे पदों की एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है बेटा। तो सबसे पहले मुझे पदों की संख्या n निकालना पड़ेगा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर और प्लस में 1। अंतिम संख्या जो है बेटा वो मेरी 75 है, प्रथम संख्या मेरी 21 है, दोनों के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर पहली और दूसरी के सार्वंतर कहते हैं जो कि 1 है और बटे में 1। तो 75 में से अगर आप 21 को घटाओगे तो 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, 54 और प्लस 1 जो हमारे कुल पदों की संख्या है बेटा n वो कितनी आ गई 55। अब मुझे पदों की संख्या n प्राप्त हो गया जो कि 55 है। अब मैं पिछले फार्मूले के द्वारा जो कि संख्याओं के योग का फार्मूला है उसके द्वारा इस सवाल को हल कर लूंगा। तो मुझे इतना के बाद पता चल गया कि मेरे पास n जो है बेटा वो कितना है 55। अब हम योग का फार्मूला लगाएंगे, ठीक, और इस सवाल को आगे हल कर लेंगे। अंतिम प्लस प्रथम अपान 2 मल्टीप्लाइड बाय s, अंतिम मतलब लास्ट संख्या, प्रथम मतलब फर्स्ट संख्या बटे 2 मल्टीप्लाइड बाय n। लास्ट संख्या मेरी जो है 75 है प्लस फर्स्ट संख्या मेरी 21 है अपान 2 मल्टीप्लाइड बाई जो हमारे पास संख्याओं की जानकारी मिली थी कि 55 पद है, ठीक। चलिए 75 में 21 को जोड़िए 96 हो जाएगा बटे 2 गुणे 55, 2 से काटिए 2 चौक 8 2 8 16, ठीक, 48 मल्टीप्लाइड बाई 55। इसे आप हल करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा बेटा वो 2640 प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर 1 से सीरीज शुरू है और अंतिम पद 60 है 50 है 70 है तो जो अंतिम पद होता है वही पदों की संख्या हो जाती है। अगर 1 से सीरीज नहीं शुरू है तो आपको सबसे पहले अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा देना है, प्लस 1 करना है, बटे में सार्वंतर करके इस फार्मूले द्वारा टोटल पदों की संख्या निकालना है। मैंने अंतिम पद 75 में से प्रथम पद 21 घटाया,
बटे सारवंतर प्लस 1 लगाकर 55 आंसर किया, तो मुझे पदों की संख्या 55 पता चल गई। अब मैंने योग के फार्मूले पर, जो कि लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई 2 है, मैंने अंतिम पद 75 रखा, फर्स्ट 21 रखा, मल्टीप्लाइड बाई n अपॉन 2, n जो है मेरा 55 मिला था, और इस तरह से मुझे उत्तर निकल के आया 2640। तो इन संख्याओं को जब आप जोड़ते जाएंगे तो क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना हमने दो संख्याओं को लेकर सीखा। और चलिए और सवालों को लगाते हैं और इस जानकारी को और आगे बढ़ाते हैं। मैं तीसरा सवाल देखता हूं जो क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित है। साथियों, जो हमारा अगला सवाल है बेटा, वो 2, 4, 6, 8 से लेकर 60 तक दिया गया है। क्रमागत संख्याओं का योग इसमें भी ज्ञात करना है। तो देखिए, मेरे पास मुझे लास्ट टर्म पता है मेरा कितना है बेटा, 60 है। मुझे फर्स्ट टर्म पता है कितना है, 2 है। मुझे n नहीं पता और मुझे d नहीं पता। ठीक, बिना इन सारों टर्म्स के सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे n निकालना पड़ेगा और d निकालना पड़ेगा। तो देखिए, d डिफरेंस जो होता है वो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को d बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 2, 2 मिल जाएगा। तो मुझे d की वैल्यू पता चल गई कितना, 2। अब मुझे n निकालना है। ठीक, तो n का जो फार्मूला होता है बेटा वो l माइनस f अपॉन d और प्लस 1। ठीक, l मतलब लास्ट टर्म, तो जो मेरा 60 है, f मतलब फर्स्ट टर्म, 60 में से 2 घटाइए, d जो है मेरा वो 2 है और प्लस 1, 60 में से 2 जाएगा बेटा 58 हो जाएगा, 58 बटे 2 प्लस 1, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 9 18 प्लस 1, जो मेरा n आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मुझे n भी पता चल गया 30। अब मुझे चारों टर्म पता चल गए। अंतिम पद जो 60 है, प्रथम पद जो कि 2 है, n मुझे नहीं पता था, n पदों की संख्या मैंने 30 निकाल लिया और d मैंने सारवंतर 2 निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, क्रमागत संख्याओं का योग का फार्मूला लगा देना है और इस सवाल का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए क्रमागत संख्याओं के योग का फार्मूला लगते हैं हम, जो कि क्या होता है बेटा, l प्लस एफ अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई n। l में लास्ट टर्म को दिखाता हूं, f से मैं फर्स्ट टर्म को दिखाता हूं। ठीक, तो लास्ट टर्म जो होगा मेरा लास्ट वाला वो है 60 प्लस f जो है बेटा 2 है, 2, और मुझे पदों की संख्या क्या मिली थी, 30। 60 और 2 62, 62 में 2 से भाग करेंगे तो 31 प्राप्त हो जाएगा बेटा, और ठीक 0 और 930 मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो एक और इंपॉर्टेंट सवाल हमने हल किया जो 2 से शुरू था और 60 पे खत्म था। प्रथम पद पता था, अंतिम पद पता था, मैंने पदों की संख्या निकाला, सारवंतर निकाला और क्रमागत संख्याओं का योग निकाला। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप खुद से भी बेटा सीरीज बनाकर इस क्लास को देखते रहिए और खुद से सीरीज बनाकर सवाल को हल करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जो हमारा अगला सवाल है बेटा वो 1 से शुरू है 69 तक, सेम वही क्रमागत। तो मुझे लास्ट पता है 69, मुझे फर्स्ट पता है 1, मुझे डी नहीं पता, तो दूसरी संख्या में से पहला घटाइए तो 2 मिल जाएगा और मुझे n बराबर निकालना पड़ेगा। तो n बराबर क्या होता है, अंतिम में से प्रथम को घटाइए, ठीक, बटे में 2 करिए सारवंतर और प्लस 1। तो अंतिम क्या है, 69 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 69 में से जाएगा 68 बचेगा बेटा, 68 में 2 से भाग देंगे और 1 जोड़ेंगे तो मुझे उत्तर प्राप्त होगा वो 35 होगा। 2 3 6 2 4 8 34 1 35, तो मुझे n पदों की संख्या जो कि 35 प्राप्त हो गई। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को आगे हल करते हैं और योग के फार्मूले द्वारा इसको मैं रफ कर देता हूं। योग का फार्मूला मेरा क्या कहता है, l प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई 2। ठीक, चलिए लास्ट जो है वो 69 है, 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 35, 69 एक 70 में से 2 जाएगा 35 हो जाएगा और 35 गुणे 35, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। इस तरीके से मैंने इस सवाल को हल किया। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा अगला सवाल है बेटा वो है 3 के प्रथम 10 गुणज, ऐसे टर्म दिया रहता है और संख्याओं का योग निकालना है। तो प्रथम 10 गुणज, 2 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज, 8 के प्रथम 4 गुणज, अगर ऐसे सवाल आता है तो मेरा जो प्रथम पद है बेटा वो तो
3 हो जाएगा। मेरा अंतिम पद जो है वो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ठीक, और मुझे योग निकालना है, मैं सीधे हल कर लेता हूं इसे। तो योग का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, 30 प्लस 3 बटे 2 और गुणे पदों की संख्या। तो प्रथम 10 गुणज क्या रहा है, तो पदों की संख्या 10 पहले से पता है। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। तो 30 और 3 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। 33 बटे 2 गुणे 10, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165 मेरा आंसर आ गया। ठीक, चलिए ऐसे मिलता जुलता एक और सवाल हल करते हैं ताकि इस तरीके के सवाल आपके कोई गलत ना होने पाए। एक और सवाल देखते हैं बेटा, 6 के प्रथम 18 गुणज। तो मुझे पहला पद पता है बेटा कितना है, 6 है। मुझे अंतिम पद पता होना चाहिए, 6 के 18 गुणज है तो 18 छक्का 108। पदों की संख्या मुझे 18 पता है, फार्मूले पर रखिए, हल करिए। चलिए फटाफट करिए और बताइए। मैं करता हूं फिर से, 108 धन 6 बटे 2 गुणे 18, 114 बटे 2 गुणे 18। ठीक, 2 से काट लीजिए, 2 9 18, 9 चौक 36, हासिल 3, 11 9 99 और 3 102, 1026 मुझे आंसर मिल जाएगा बेटा। तो इस तरीके के सवालों को आप गलत नहीं करिएगा, छोटे से सवाल है, करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आप खुद आगे प्रैक्टिस करिएगा। चलिए हम एक और सवाल पे चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा अगला सवाल है बेटा वो 36 से सीरीज शुरू है, 36 42 48 से लेकर 90 और 96 पे खत्म है। चलिए फटाक से देख लेते हैं। पहला पद जो है हमारा बेटा वो 36 है, लास्ट पद जो हमारा है वो क्या है, 96 है। अगर मैं डी निकालता हूं तो दूसरी में से पहली घटाऊंगा तो 36 में से 42 का बीच का अंतर जो है वो 6 है। मुझे पदों की संख्या n निकालना है बेटा। n का फार्मूला रखिए फटाफट। लास्ट टर्म आपका 96 माइनस फर्स्ट टर्म 36 अपॉन डिफरेंस 6 और प्लस 1। चलिए 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया 6 बटे 6 धन 1, 6 से काटिए तो 10 और 1, हमारा जो n निकल के आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 11। 36 से लेकर 96 तक की सीरीज में हमारे पास 11 पद हैं। ठीक, अब हम योग निकाल लेते हैं फटाक से। तो चलिए अंतिम पद 96 प्लस प्रथम पद हमारा 36 बटे 2 और गुणे पदों की संख्या बेटा मेरी क्या है, 11 है। 6 6 12 और 9 3 12 1 13, 132 बटा 2 गुणे 11, 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 छंग 12 गुणे 11। ठीक, 11 छंग 66, 11 छंग 66 और 6 72, 726 हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके के सवालों को आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए हम एक और सवाल पे चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी अगली सीरीज है बेटा वो 120 से शुरू है और 600 पे खत्म है। चलिए सबसे पहले डी की बात करता हूं मैं, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 135 में से 120 घटाइए 15 मिल जाएगा। पहला पद f जो है 120 है, लास्ट पद l जो है वो 600 है। मुझे n निकालना है। n बराबर फार्मूला फटाफट रखिए, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन 15 प्लस 1। चलिए 600 में से 120 घटाते हैं फटाक से, 480 मिल जाएगा बटे 15 प्लस 1। 15 से काटिए, 15 3 45, 3 48 30, 15 दूना 30, 32 और धन 1। जो मुझे n मिलेगा बेटा वो 33 मिल जाएगा। तो मुझे यहां से n की वैल्यू पता चल गई 33। अब हम सवाल को योग के फार्मूले पर ले चलेंगे और सवाल को हल कर लेंगे। तो l प्लस एफ अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई n, 600 धन 120 बटे 2 गुणे 33, 600 और 120 720 बटे 2 गुणे 33। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 360 गुणे 33। ठीक, गुणा कराने पर बेटा मिलेगा 1188 0। ठीक, तो क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित मैंने 5-6 सवालों को हल किया और आपको समझाने का प्रयास किया कि आप ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे। चलिए हम प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित टाइप 1 के बाद अब टाइप 2 क्वेश्चंस को देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। आई होप कि इस तरीके के सवाल अब आपके गलत नहीं होंगे। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट टाइप पे चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा अगला प्रकार है बेटा वो है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। टाइप 1 के बाद टाइप 2 पे अगर हम चर्चा करें प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों के, तो वो क्या है, जोड़ी गई संख्या में से कोई संख्या पूछ लेगा। कैसे, कुछ ऐसे जैसे उन्होंने कहा कि क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 1,
तीन क्रमागत सम संख्याओं का, कितना, तीन क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो 24 है। और बीच वाली संख्या के बारे में बताइए कि बीच वाली संख्या कौन सी है। ठीक, तो हम बेसिक से इसको हल करते हैं। पहली हमारी सम संख्या x होगी, तो दूसरी x+2 होगी, तो तीसरी x+4 होगी। ठीक, तीनों क्रमागत सम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, तो इनको हम आपस में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। और ये क्या है, 24। x 3x प्लस 4 2 6 बराबर 24, 3x बराबर 18 हो जाएगा। 6 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी आएगी बेटा 3 6 18, 6 आ गई। तो मेरी पहली संख्या क्या थी, x थी, वो 6 हो गई। दूसरी मेरी संख्या x+2 थी, तो वो 6 धन 2 8 हो गई। और तीसरी संख्या मेरी x+4 थी, तो वो 10 हो गई। ठीक, चलिए देखिए, 10 8 18 6 24, बीच की संख्या पूछा था तो 8 आ गया। तो एक ये तरीका है, ये तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया रहे, बीच वाली संख्या रहे, तो एक को x मानिए, एक को x+2 मानिए और एक को x+4 मानिए। ठीक, इस तरीके से हल करिए। अगर ऐसे सवालों को हम दूसरे तरीके से हल करना चाहे बेटा, तो तीन क्रमागत संख्याओं का योग दिया है और हम इसको क्या कर सकते हैं, योग बटा n कर दें। अगर तीन क्रमागत संख्याओं का योग है तो योग कितना है मेरे पास 24 और n कितना है, तीन क्रमागत संख्याएं हैं तो 3 है, 3 8 24, 8 मेरे पास सीधे आंसर आ जाएगा। यहां भी देखिए आपको 8 आया था, यहां भी 8 आया है। ठीक, तो चलिए हम इस विधि द्वारा और इस द्वारा, दोनों विधियों द्वारा एक और सवाल को लगाते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक और सवाल पर चर्चा करते हैं। सवाल है बेटा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है वो है 80। सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। चलिए पहले विस्तार में इसको हल करते हैं। तो 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो x होगी x+2, x+4, x+6 और x+8। ठीक, 1 2 3 4 और 5, ये जो हमको योग दिया है बेटा वो क्या है, 80। चलिए जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5, 5x प्लस 2 4 2 6 6 12 8 20, 20 बराबर 80। 5x बराबर, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 60, x बराबर 12। x की वैल्यू 12 आ गई, सबसे छोटी संख्या पूछा था तो मुझे सीधे उत्तर मिल गया बेटा क्या, 12। तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। एक और तरीका आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया अभी इससे पहले कि ठीक बीच वाली संख्या अगर पूछता है तो क्या करना है, जितनी संख्याएं हैं योग बटा क्या कर देना है, n कर देना है। योग कितना है हमारा 80 है, n कितना है 5, काटेंगे आप तो 16 आ जाएगा। अगर ठीक बीच वाली बेटा संख्या 16 हो गई और 5 संख्याएं हैं, तो आपको पता है कि अगर क्रमागत है और सम है तो उनके बीच का जो सालांतर होगा वो 2 होगा। तो 16 अगर बीच की संख्या है तो इससे पहले वाली 16 माइनस 2 हो जाएगी, जो क्या आएगी 14, और इससे पहले वाली 16 माइनस 4 हो जाएगी, जो कि क्या आएगी 12। देखिए 12 14 16, बीच वाली आ गई तो चौथे नंबर वाली भी निकाल सकते हैं, 2 जोड़ दीजिए 18 और लास्ट वाली 20। तो हमारी जो सीरीज थी वो क्या थी, 12 14 16 18 और 20। तो एक तरीका क्या है कि अगर आपको ऐसे दिया गया है क्रमागत सम संख्याओं का योग है, तो आप योग में से जितनी संख्याएं हैं उनको घटा भाग कर दीजिए, बीच की संख्या निकल के आएगी। अगर बीच की संख्या है और 5 है तो पहली जो संख्या रहेगी उसके और बीच की संख्या में 4 का डिफरेंस रहा होगा। क्यों, बीच वाली से ठीक पहले वाली 2 कम होगी, उससे पहले वाली 2 और कम होगी। ठीक, तो इस तरीके से आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहां भी आंसर देखिए 12 आया है। चलिए एक और सवाल को इसी तरीके से लगाते हैं। इस बार जो सवाल ले रहा हूं उसमें 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 250, और सबसे बड़ी पूछा है। सेम वही x प्लस x+2, x+4, x+6, x+8। देखिए 1 2 3 4 5, कितना है बेटा 250 है। तो 5x प्लस 4 2 6 6 12 8 20 बराबर 250। x बराबर 5x बराबर 250 में से 20 घटा दीजिए 230। x की वैल्यू जो होगी बेटा 5 से काट दीजिए सीधे ही,
5 चौक 20, 30 हो जाएगा, 5 छक 30। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 46। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास निकल के क्या आ गई 46। तो दूसरी क्या होगी बेटा 48, तीसरी 50, 52 और 54। सबसे बड़ी संख्या पूछा था तो 54 इज द राइट आंसर होगा। चलिए इसको दूसरे वाले तरीके से हल करते हैं। मैंने क्या बताया था, बीच वाली निकाल लो। 250 भागे कितनी है 5, तो बीच वाली क्या आ गई 50। 5 है, बीच वाली 50 है, तो इसका मतलब तीसरी 50 है, तो चौथी 52 और पांचवी 54। 50 में 2 पद और हैं, तो 2 2 4 और जोड़ लीजिए 54। देखिए सीधे आंसर आ जाएगा। तो बीच वाली संख्या के बाद आगे के पद जितने कम होते जा रहे हैं उतना 2 2 घटाते जाइए, और बाद के जितने आगे पूछ रहा है 2 2 जोड़ते जाइए, आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको जोड़ी गई सम संख्याओं में से कोई संख्या निकालना पता चल गया होगा। चलिए हम विषम संख्याओं से आधारित सवालों पर चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा अगला सवाल है बेटा वो है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली संख्या बताइए। चलिए, चाहे क्रमागत सम संख्याएं हो चाहे विषम संख्याएं हो, सीरीज ऐसे ही बनेगी। ठीक, तो एक आपस में ऐड कर लीजिए। 3x प्लस 6 बराबर 51, x बराबर 6 इधर जाएगा तो घट जाएगा बेटा 45 होगा, और बट्टे में 3 हो जाएगा, 3 यहां गुणे में है। x की वैल्यू मुझे मिल गई बेटा 15। अगर x बराबर 15 है तो ठीक बीच वाली x प्लस 2 है जो 17 हो जाएगी। यही पूछा था, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा 17। दूसरे तरीके से हल करिए, कुल योग में से भाग दे दीजिए जितनी संख्याएं हैं। तो 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो 51 बटे 3, सीधे आंसर बीच वाली पूछा है तो मुझे सीधे 17 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चाहे इस विधि से हल करिए चाहे इस विधि से हल करिए। चलिए एक और सवाल पे चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो सवाल है बेटा मेरा वो है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। ठीक, क्या है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है वो क्या है 145 है, और सबसे बड़ी संख्या मुझे निकालना है। चलिए देखते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, ये कितना है बेटा 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्याएं मैंने ले लिया, जोड़िए तो 5x प्लस 4 2 6 6 12 8 20 बराबर 145। x बराबर 20 इधर जाएगा घट जाएगा बेटा 125 हो जाएगा, और 5 गुणे में चला जाएगा भाग में, तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 25। अगर पहली संख्या बेटा 25 आ गई तो दूसरी x प्लस 2 कितनी हो जाएगी 27, 29, 31 और 33। सबसे बड़ी पूछा था बेटा, तो x प्लस 8 जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा 33 इज द राइट आंसर। इसको दूसरे तरीके से हल करते हैं, तो 145 है, यन जो है बेटा 5 दिया है, काट डालिए, 5 दूना 10, 45, 5 9 45, 29 बीच वाली आ गई, और 5 संख्याएं हैं तो तीसरी संख्या 29, तो चौथी संख्या 2 जोड़िए 31 और पांचवी 33। कहने का मतलब 29 में 4 और जोड़िए 33। देखिए सीधे आंसर मिल जाएगा। तो चाहे आप इस तरीके से लगाइए चाहे आप इस तरीके से लगाइए। तो आई होप कि आपको क्रमागत संख्याओं वाले सवाल जिनमें जोड़ी गई संख्याओं में से कोई संख्या ज्ञात करना है समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित 2 तरीके के सवालों पर चर्चा किया। आई होप कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, जय हिंद।